नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग खास रूप से देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग 3 पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग वीडियो में कवर कर लिया। तो अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको जाके देख लें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त हो जाएगा और आप लोग को एक होल पैकेज मिल जाएगा इससे यूरोपीय कंपनी संबंधित। और आप जाइएगा एग्जाम में, कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, आप सेट भी उठा के बनाइएगा। तो इस वीडियो के बाद जो एक होल पैकेज आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यू अध्याय की ओर। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आपको हम बताते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिकॉल आपको करवा देते हैं ताकि आपको याद भी आ जाए और ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा भी आए। तो सामने वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारी कंपनियां भारत आई थी, उससे संबंधित विशेष बातें जो थी जो हम इस वीडियो में कर चुके हैं। जिसमें आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट में पुर्तगाल के बारे में चर्चा किए थे, सेकेंड में हम लोग डच के बारे में चर्चा किए थे, और थर्ड में सबसे खतरनाक कंपनी जो अंग्रेज थी हमारी, उसके बारे में चर्चा किए थे। और उसी के बारे में चर्चा करते हुए वीडियो खत्म हो चुका था। फ्रेंच के बारे में हम लोग चर्चा कर भी नहीं पाए थे क्योंकि अंग्रेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थे, कुछ विशेष बातें जो उसमें हम लोग देखे थे। उसी से कुछ संबंधित बातें जो बच गई थी उसको हम लोग यहाँ पे थोड़े से पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच के बारे में। तो चारों का आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न के रूप में आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलते होंगे, वो होगा हमारा कर्नाटक युद्ध। तो ये क्या है, किसके बीच हुआ था और कैसे ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित है, तो उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज से जो बातें बची हुई थी और इसको जानना आप लोग के लिए जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारी बातें अभी 1947 तक हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा है, इसके बारे में देखिए आप लोग। तो अंग्रेज से संबंधित जो कुछ बातें हैं वो है किलाबंदी करके प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अब देखिए आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आपको अगर याद होगा तो अंग्रेज किस तरह से अपने पैर को मजबूत कर रहे थे भारत में, और किस तरह से जो है भारत के शासकों द्वारा बहुत ज़्यादा उनको छूट और रियायतें देकर बाकी सारे जगहों पर, मतलब अच्छे अच्छे जगहों, उस समय बंगाल जो है बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जगह था, तो वहाँ पर भी उसको रियायतें देकर जो है छूट दे दी गई और वहाँ पर व्यापार करने के लिए उसको इजाज़त दे दी गई थी भारत के शासकों द्वारा। और भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो अंग्रेज को बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, उस समय अंग्रेज की स्थिति मजबूत होते जा रही थी, तो अंग्रेज भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और अपने स्थिति को मजबूत करने में हमेशा प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी के द्वारा कुछ कदम उठाया गया जो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किलाबंदी किया गया, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण एरियो का किलाबंदी करके वहाँ पर प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। जो कि आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रेसिडेंसी जो है कोलकाता में बनाया गया। जैसे कि महत्वपूर्ण एरिया कौन कौन सा था आप बताइए। एक बंगाल का एरिया, एक उन्होंने अभी जस्ट जो है डच को पराजित किया था, आपको बताया कि डच को उन्होंने बुढ़िया बिस्तर समेट के भगा दिए भारत से। और उनका एरिया कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम वाले एरिया, मतलब कि आंध्र प्रदेश एरिया बारे में भी कब्जा हो गया था किसका, तो अंग्रेज का। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि किलाबंदी किया गया कुछ महत्वपूर्ण एरिया का, उसको प्रेसिडेंसी के रूप में बदला गया। प्रेसिडेंसी कहने का अर्थ कि मतलब वहाँ से अंग्रेज अपने शासन प्रशासन को देख रेख करते थे, वहाँ से उनकी कानूनी कार्रवाई जो है चलती थी और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया माना जाता था उस समय अंग्रेजी भारत में। आप देखिए धीरे धीरे जो भारत हमारा था वो अंग्रेजी भारत में बदलना शुरू हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम प्रेसिडेंसी बनाया गया किसको, तो कोलकाता में जो है प्रथम प्रेसिडेंसी। अगर ये भारत है, ये भारत है, तो यहाँ पे कोलकाता, इसको आप मैप के जरिए भी आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे कोलकाता को जो है फोर्ट विलियम करके प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया, जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ये याद रखना है आप लोग को, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये करीब करीब 1700 ईस्वी में इसको बनाया गया था। मतलब पूरा घेराबंदी कर दिया गया और वहाँ पे एक भवन का निर्माण किया गया, उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, जो कहाँ था, कोलकाता में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिएगा प्रथम प्रेसिडेंसी जो थे उसके अध्यक्ष मतलब कह सकते हैं, उसके प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया चार्ल्स आयर को। तो आपको याद रखना है कि प्रथम प्रेसिडेंसी किसको बनाया गया था, तो बंगाल वाले क्षेत्र में कोलकाता जो था उसको जो है प्रथम प्रेसिडेंसी बनाया गया। और वहाँ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए, तो चार्ल्स आयर। तो सिर्फ आयर अभी आप याद रख सकते हैं, तो ये आयर थे प्रथम प्रेसिडेंट। और भी 2 एरिया ऐसे थे जिसको प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया। और आप लोग पढ़े भी होंगे बुक में कि जब उस समय भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। जो पहला था कोलकाता, फिर मद्रास और ये मुंबई।
बम्बई वाला एरिया। देखिए अन्य प्रेसिडेंसी कौन कौन थे, तो एक मद्रास था जो आज चेन्नई है, जो तमिलनाडु वाले एरिया में है, तो फिर दूसरा जो था बम्बई। और आपको कल के वीडियो में हम बताए थे, आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड में जो हमारा अंत हुआ था वीडियो का, जो देख लीजिए कहाँ पे हुआ था कि वहाँ पे पुर्तगाल के राजकुमारी तथा ब्रिटेन के राजकुमार के बीच जो है विवाह हुआ था, और उसमें जो है बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया गया था। किसको? ब्रिटेन के राजा को। तो वही बम्बई को जो है बाद में चल के प्रेसिडेंसी के रूप में भी उसको यूज में लाया गया। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए मैप के रूप में भी आप लोग इसको समझ लीजिए, ताकि सब दिन के लिए आप लोग को याद रह जाए ये चीज़। सबसे पहले क्या किया उन लोगों ने, सबसे पहला प्रेसिडेंसी, सबसे पहला जो है प्रशासन के लिए उन्होंने कहाँ विकसित किया, तो देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता वाला क्षेत्र है, तो यहीं पे है कोलकाता। ठीक है, इसको विकसित किया सबसे पहले। तो आप देखते हो कि जो भी ये काम करते थे उस समय, वो नदी से, समुद्र से किनारे सटे हुए तट पे ही करते थे, क्योंकि उस समय जो है, आज ना हम लोग के पास हेलीकॉप्टर है, तो हवाई जहाज है, इन सब का व्यवस्था है। उस समय सिर्फ नाव का व्यवस्था था, नदी के, ये समुद्र के सहारे ही उन लोग जाते थे और अपना व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते थे। तो वो चाहते थे कि जितना आसान हो सके तो तट के किनारे ही हम ऐसे जगह विकसित करें जिससे हमें व्यापार करने में सहूलियत हो। तो ये कोलकाता वाला एरिया हो गया। फिर आप देखें कि यहाँ चेन्नई जो आज का उस समय मद्रास था, यहाँ वाले एरिया को वो प्रेसिडेंसी के रूप में यूज किए। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग जो मुंबई है महाराष्ट्र वाला, तो यहाँ पे 3 जगह पे जो है प्रेसिडेंसी के रूप में यूज किए। तो सबसे पहला कौन था हमारा? कोलकाता। आप लोग को याद भी हो गया, बस उसी को आपको याद भी रखना है, कोलकाता, जो 1700 ईस्वी में था। और आप लोग देखे भी होंगे कोलकाता संबंधित कि 1774 से लेकर के 1911 तक यही कोलकाता प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में भी उभरी थी। आप लोग को याद दिला दें, हम पता भी होगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा किताब में इसको, 1974 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता के रूप में थी। क्यों? क्योंकि वो पहला प्रेसिडेंसी के रूप में उसको यूज किया गया था। अब देखिए प्रथम प्रेसिडेंट आप लोग देख लिया आयर, और मद्रास बम्बई आप लोग को हम मैप में भी दिखा दिया, आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलिए कुछ बातें हैं जो नोट के रूप में है कि कोलकाता, जो ये कोलकाता आप देख रहे हैं, तो इसको नींव किसने रखी थी? ये पहले कोलकाता नहीं था, इसको एक संगठित रूप, कुछ राज्य, कुछ वहाँ के जगह थे, उसको मतलब एकजुट करके कोलकाता का जो है नींव रखा गया था, मतलब कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो सर चार्नोक द्वारा, जॉर्ज चार्नोक द्वारा। तो ये रेलवे में खास करके पूछा जाता है, बहुत बार देखे हैं इस क्वेश्चन को हम। चार्नोक आप सिर्फ याद रखिएगा कि कोलकाता की नींव किसने रखी थी, तो चार्नोक ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था अंग्रेज से संबंधित जानकारी, जो कल छूट गई थी, कुछ बची हुई जानकारी थी, उससे संबंधित जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दिए हम। ये हो गया पूरा। अब चलिए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी, क्योंकि पुर्तगाल के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। तो फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग कुछ जानकारी है जो इनसे भी संबंधित है। फिर हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो आइए पहले यहाँ पे समझिए आप लोग कि जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी, ठीक है, तो उस समय फ्रांस के जो राजा थे, तो वहाँ पे भी राजतंत्र चल रहा था, तो राजा थे लुई 14वां। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लुई 14वां जो थे फ्रांस के राजा थे उस समय, जिस समय भारत में कंपनी आई थी। तो भारत कब आई कंपनी? तो 1664 में भारत आई थी कंपनी, फ्रांस कंपनी 1664 में भारत आई थी, और पहली फैक्ट्री अपनी 1668 में स्थापित की। और आपको बता दें कि ये कुछ न कुछ कॉपी करते थे अंग्रेज का, इसीलिए इन दोनों के बीच जो विवाद बढ़ते गया और बहुत बड़ा रूप ले लिया। आप लोग देखिए यहाँ पे कि 1664 में कंपनी आई, पहली फैक्ट्री 1668 में इन्होंने सूरत में खोली। और आपको याद अगर होगा, पहली फैक्ट्री अंग्रेज ने भी जो है सूरत में ही खोली थी। कब? तो 1608 ईस्वी में। और इसने भी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में ही। तो आपको मैप में भी कल हम दिखा दिए थे ये सब भाग। उसके बाद ये अपनी दूसरी फैक्ट्री, फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, आपको ये भी अगर याद होगा, तो अंग्रेज ने भी अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही खोली थी, जिसका निर्माण 1611 ईस्वी तक हो चुका था। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ कॉपी करते हुए दिखेंगे अंग्रेज का, इसीलिए इन दोनों के बीच विवाद, क्योंकि जगह अगर सेम होगा तो वहाँ विवाद ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये संबंधित बातें जो थी फ्रांसीसियों से थी। बस इतना ही बात आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि पहली फैक्ट्री कहाँ और कब बनाई गई थी। तो याद हो गया होगा, 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाया गया था। और फिर देखते हैं इसी वीडियो में जो है हम लोग फ्रांसीसियों का अंत कर देंगे एक युद्ध के द्वारा। तो देखेंगे हम लोग आगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध, जो बहुत स्टूडेंट को समझने में इसमें दिक्कत होता है, और बहुत सारे हम भी देखे हैं बिग बुक में भी बहुत ज़्यादा हार्ड तरीका से बता दिया गया है और वहाँ पे समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए आज हम इसको एकदम आसान से समझेंगे, और आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा, सारी बातों को हम इसमें कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कर्नाटक युद्ध समझिए कि क्यों हुआ था। कर्नाटक युद्ध
ये युद्ध जो था ना कम प्रभावित युद्ध था, इसको हम कह सकते हैं कि प्रभावित युद्ध था। क्या होता था कि यूरोप महादेश है तो वहाँ बहुत सारे देश हैं, जब यूरोप में कोई विवाद उत्पन्न होते थे तो वहाँ पर जो फ्रांस भी देश है और ब्रिटेन भी देश है, तो उस विवाद में अगर फ्रांस और ब्रिटेन जो है अलग अलग गुट बना लेते थे और दोनों वहाँ पे लड़ते थे यूरोप में, उसका प्रभाव भारत में दिखता था, क्योंकि वही कंपनियां ना भारत आई थी, उसका प्रभाव बार बार आपको इस युद्ध में मिलेगा। तो कुछ संधियों के द्वारा युद्ध जो है समाप्त भी हो जाते थे और अंत रूप में देखेंगे हम लोग कि फ्रांसीसियों का अंत भी हो जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम युद्ध देखेंगे, इसको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और आराम से इसको समझिएगा। यही वीडियो में आपको हम इसको याद करवाते हैं, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 1748 तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो यहाँ पर देखिए कि कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक जो था ये युद्ध चला था। इस युद्ध में क्या हुए थे और युद्ध क्यों हुआ था, किससे प्रभावित था? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित ये युद्ध था। ऑस्ट्रिया क्या है? तो यूरोप का ही एक देश है ऑस्ट्रिया। वहाँ पे क्या हो रहा था कि उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, मतलब वहाँ के राजा मर चुके थे और उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध चल रहा था उसी के द्वारा जो है इसमें ब्रिटेन और फ्रांस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए यूरोप में, लेकिन इसका प्रभाव जो है भारत में कंपनियों के बीच देखा गया। उसी में देखेंगे हम लोग कि 2 वर्ष तक ये युद्ध चला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुए थे? तो 1646 से 1648 तक, 2 वर्षों तक। इसका कारण क्या था, किससे प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। समझ गए आप लोग सब चीज? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। ये युद्ध चलते थोड़े रहता, इसको समाप्त भी किया गया। तो एला सापेल जो यूरोप का ही भाग है, एला सापेल, क्योंकि यूरोप में ही युद्ध हो रहे थे तो वहीं पे संधि भी हुई। एला सापेल की संधि जो कि 48 में, इसको तो याद भी नहीं करना आपको 1748, क्योंकि जब यहाँ पे युद्ध का समापन होगा तो संधि जब होगा तभी समापन होगा। तो ये दोनों डेट जो है आपको सेम लगभग मिलेंगे, ठीक है। तो संधि एला सापेल की संधि के द्वारा जो है ये युद्ध समाप्त किया गया था। कौन युद्ध? कर्नाटक का पहला युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या माना जाता है? ईस्वी। देखिए यहाँ पे क्रम लिख दिया, यहाँ ईस्वी लिख दिया, यहाँ पे कारण लिख दिया। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अपने नोट में भी आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी होगा, उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक, ये कब तक चला? 5 वर्षों तक चला था ये। बस यही याद रखना है कि ये 2 वर्ष तक, ये 5 वर्ष तक, ये 7 वर्ष तक चलेगा। तो यहाँ पे 1746 से 48 देखे हम लोग, 49 से 54 5 वर्ष तक चला। इसमें क्या हुआ था? ये युद्ध जो है यूरोप के भाग से प्रभावित नहीं था, ये खास करके भारत के ही भाग से प्रभावित था। क्या हुआ था? यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था भारत में, जो कि हम लोग देखेंगे हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। हैदराबाद जो भारत का दक्षिणी भाग का उधर का क्षेत्र और कर्नाटक इधर का क्षेत्र, तो बस अगल बगल में ही जो है उत्तराधिकार का, वहाँ के राजा मर चुके थे और फिर से उत्तराधिकार का हुआ था, तो वहाँ पे गुट बन गया था, ठीक है, गुट बन गया था। लेकिन एक गुट का जो है नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी और एक गुट का नेतृत्व किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो 2 गुट में बराबर जो है लड़ाइयाँ देखी जाती है, विवाद उत्पन्न होते गया और लड़ाई का रूप ले लिया। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि 2 गुट का जब निर्माण हो गया, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से ये प्रभावित था। दूसरा, पहला किससे था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से। दूसरा किसका था? कर्नाटक और हैदराबाद के गुटों, मतलब कर्नाटक के उत्तराधिकार से प्रभावित था, ठीक है, और गुट बन गया था। तो ये जो है संधि हुआ, फिर संधि होगा, संधि के तहत ये समाप्त कर दिए जाएंगे। और संधि कब हुआ? तो 1755 में देखेंगे संधि हुआ। 1754 तक लास्ट तक युद्ध चला और 1755 में जाके संधि हो गई, जो संधि नाम से जानते हैं हम लोग पांडिचेरी की संधि, क्योंकि ये संधि भारत में हुई, युद्ध भी भारत के लिए ही हो रहे थे। तो पांडिचेरी का जो है भाग वहीं पे संधि हुई थी, तो इसलिए पांडिचेरी की संधि के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया और द्वितीय युद्ध जो था कर्नाटक वो समाप्त हो गया। अगला जो हम लोग देखेंगे तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक 7 वर्षों तक चला था और इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी फेमस युद्ध है, ये यूरोप में बहुत बड़ा रूप ले चुका था। इसको हम विश्व युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग को अगर पढ़े होंगे इसके लिए अलग से भी पढ़ना है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में हुआ था और उसमें बहुत सारे यूरोप के ही कंट्री अलग अलग गुट में बन करके हिस्सा लिए थे। बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे कंट्री एक तरफ और बहुत सारे कंट्री एक तरफ। तो एक तरफ जो थे उसमें फ्रांस थे और एक तरफ ब्रिटेन का भाग था। तो इसलिए वहाँ भी विवाद उत्पन्न होते गया और ये विवाद जो है भारत में भी युद्ध का रूप ले लिया। यहाँ भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, तीसरी कर्नाटक युद्ध जो हुई थी वो 1756 से लेकर 1763। डेट आप लोग को याद हो रहा है, 1746 से 48, 2 वर्ष।
1749 से 54 5 वर्ष, 1756 से लेकर 1763 7 वर्ष। तो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से ये प्रभावित था, वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उससे प्रभावित ये युद्ध था और उसी के लिए एक संधि की गई जिसके तहत ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध ही है ये 7 वर्षों का। तो पेरिस की संधि, चूंकि ये यूरोप में हो रहा था, तो यूरोप का जो देश है फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे इन युद्ध का जो है संधि किया गया और इसी संधि के तहत 1763 में हुआ। तो 1763 यहाँ भी देख रहे होंगे, आपको याद भी हो जाएगा, ये अंतिम में ही संधि होती है तब तो युद्ध समाप्त होता है। तो 1763 के संधि के तहत पेरिस की संधि और उसके तहत जो है युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 3 युद्ध देखे आपने, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुए थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। किससे प्रभावित था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। दूसरा किससे प्रभावित था, तो हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार से 2 गुटों से प्रभावित था ये, ठीक है। तीसरा किससे प्रभावित था, तो यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो चुका था उसके कारण जो है भारत में भी ऐसी स्थिति देखी गई, दोनों के बीच जो संघर्ष का स्थिति बन गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नोट के रूप में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक बांडीवास का युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है, आप लोग को इसे याद रखना है, इसको अपने नोट में एकदम नोट करके लिखना है कि वांडीवास का युद्ध में क्या हुआ था, जो 1760, वांडीवास 1760 ऐसे करके याद कर लीजिए, वांडीवास 1760। इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसी आमने सामने टकरा गए थे। मतलब कि अब क्या हुआ, अभी तक आप लोग क्या देखे कि कहीं लड़ाई कहीं और हो रहा है और उसका बदला कहीं और निकाला जा रहा है और किसी संधि के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। यही देख रहे थे कि यूरोप में हो रहा है और उसका यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी जो अभी तक बदला के रूप में लड़ रहे थे और अभी आमने सामने इन दोनों की लड़ाई जो है वांडीवास में, तो इसे हम वांडीवास का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया गया, ठीक है। बुरी तरह अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। यहाँ पे फ्रांसीसियों की ऐसी हार हुई थी कि इसके बाद जो है फ्रांसीसी शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और यहाँ ये साबित हो गया कि अब जो है भारत में शासन सिर्फ अंग्रेज का होगा। और आपको बता दें कि अभी तक पुर्तगाल से इसकी लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन पुर्तगाल और फ्रांसीसी भी भारत में थे, काफ़ी दिन तक थे, लेकिन बहुत ही छोटे एरिया में। जैसे आपको बता दें हम कि यहाँ के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि अब शक्ति जो चलेगी भारत में वो अंग्रेजों की चलेगी और इन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तृत रूप भी दिखाया और युद्ध में जो है डचों को भी पराजित किया और यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों को भी पराजित किया। किसमें, तो 1760 के वांडीवास के युद्ध में। तो देखिए यहाँ छोटा सा भाग जो यहाँ पर है पुदुचेरी, ये था फ्रांसीसी के कब्जों में रहा, जो कि आप लोग जानते भी होंगे 1954 तक जो रहा यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, लेकिन बहुत ही छोटे स्थल में। देखिए कि भारत इतना बड़ा है और इतना छोटा सा भाग, वो भी अंग्रेजों के इच्छा अनुसार ही वो छोड़ दिए थे, तब ये रहा था। उसके बाद आप लोग को बताए थे हम कि ये पुर्तगाल का भी अधिकार था किस पे, तो गोवा पे 1961 तक रहा था, आज़ादी के बाद तक। बताए थे आपको कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये गए थे, तो 1961 तक जो था गोवा पे अधिकार था। तो बस ये 2 क्षेत्रों पे 2 लोगों का अधिकार था, तो क्या बड़ा चीज़ है, अंग्रेज का अधिकार पूरे भारत पे हो चुका था, तो इसलिए वो उतना मायने भी नहीं रखते थे। तो यहाँ पे आप लोग ने क्या देखा कि वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसियों को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया गया और यहाँ से उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा गिरा दिया गया। मात्र कुछ क्षेत्र में उनका कब्जा रह गया था, जो देखिए पांडिचेरी देख लेंगे, चंद्रनगर देख लेंगे, तो यहाँ पे उनका जो कब्जा 1673 में हुआ था। 1673 में पांडिचेरी पर जो है ये फ्रेंच लोग कब्जा किए थे, लेकिन इसका कब्जा जो रहा कब तक, पांडिचेरी पर, तो 1954 तक देखा जाता है, वो भी बहुत ही छोटे एरिया में। तो यहाँ पे आपने देखा। और यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। मतलब अंग्रेज सेना जब फ्रेंच के सेना से लड़ रही थी और युद्ध में जीत हासिल की, तो उस अंग्रेज के सेनापति कौन थे, तो सर आयर कूट को बनाया गया था उसका सेनापति, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेनाओं को हरा दिया गया और फ्रांसीसियों का जो है भारत से अंत हो गया। तो ये सारी बातें संबंधित थी
आज के चैप्टर से, जो था हमारा कर्नाटक युद्ध। खास करके इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य हमारा कर्नाटक युद्ध था और ये फ्रेंच से संबंधित कुछ बातें थी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप इस वीडियो को पढ़े हैं तो इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको जाके बनाइए। हमारा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त हो चुका है और इससे संबंधित जाके ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए, उसको बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए और बुक से भी पढ़िए। सिर्फ वीडियो मात्र देखने से नहीं होगा, बुक से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आई होगी और इसी वीडियो में आपको याद भी हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो एक दो बार और इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा और कहीं भी आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको इससे प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।